वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चों का सवाल था, कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। कुछ बच्चों का सवाल था जो ऑफिस में आप लोग जो क्वेरी भेजते हैं कि सर एक्साइज जे जे इनके जजमेंट्स आ सकते हैं क्या? इनके जजमेंट्स आ सकते हैं क्या? आंसर इज नो। अब बहुत सारे बच्चे आएंगे और कहेंगे कि सर लास्ट ईयर तो जे का जजमेंट आया है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जे के प्रोविजंस आए हैं, ना कि जजमेंट। पहली बात है सुनिए, जे की कोई कोर्ट नहीं होती है। तुम कितनी बार आपको मैं बता दूं, जूनियर जस्टिस की कोई स्पेसिफिक कोर्ट नहीं होती है। जूनियर जस्टिस सिर्फ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है। प्रिलिमिनरी जे का जो बोर्ड होता है वो सिर्फ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है और उस इंक्वायरी के बिहाफ पर एक रिपोर्ट सबमिट करता है टू द कोर्ट ऑफ सेशन, जिसको चिल्ड्रन कोर्ट बोला गया है। क्या कोर्ट ऑफ सेशन को इंक्वायरी करता है? सर इंक्वायरी ये इस बात के रिगार्डिंग होती है कि इस चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्राई करना चाहिए या नहीं, इसका विचारण एक वयस्क की तरह होना चाहिए या नहीं, सिर्फ ट्रायल इसका होगा या नहीं होगा उसके ऊपर बात करते हैं। हमने प्रोविजंस पढ़े हैं जे में 15, 16, 17, 18 और एक 19। ठीक है सर। यहाँ पर एक असेसमेंट होता है बच्चे के ऊपर, प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट बनती है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट बनने के बाद में अगर मिलता है, अगर सपोज कीजिए नहीं मिलता तो नॉर्मली उसको फिर सोशल सर्विस में हम लोग, कम्युनिटी सर्विस में हम लोग डाल देते हैं। अगर हमें मिलता है कि ट्राई एज एन एडल्ट करना है तो हम ये रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं टू द सेशंस कोर्ट। वहां पर जो शब्द यूज किया है वो क्या है? चिल्ड्रन कोर्ट। जजमेंट जब भी आएगा जे का, लिखना आपको ऊपर वही है, द कोर्ट ऑफ सेशन। वहां पर बहुत सारे बच्चों की कॉपीज देखी मैंने आरटीआई में। स्टूडेंट ने यहाँ पर लिखा हुआ है जुवेनाइल बोर्ड। अरे भैया जे बोर्ड का कोई कोर्ट नहीं होता, तो मैं बिल्कुल याद रखिए, जे बोर्ड में एविडेंसेस नहीं दिए जाते। इस बात को आप जितनी जल्दी से समझ लेंगे, जे बोर्ड का कोर्ट नहीं होता, कोर्ट ऑफ सेशन होता है और चिल्ड्रन कोर्ट लिखा हुआ है 19 में, ये होता है। एक्साइज का जजमेंट आ सकता है? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। रीजन बिंग सर बहुत लिमिटेड मैटर्स होते हैं, बहुत हाइपर टेक्निकल और बहुत सारे मैटर्स नहीं है इसके, इसलिए नहीं आएगा। अभी क्यों रीजन बताऊंगा मैं आपको। अभी मैं आपको आज जो हम 3 सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं जिनके रिगार्डिंग सबसे पहले हम समझेंगे रेवेन्यू को, फिर हम समझेंगे एनआई को और फिर हम समझेंगे एक्साइज को। ये 3 सब्जेक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए रेवेन्यू एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लास्ट 4 पेपर जो इसके मैंने देखे, 13 का, 15 का, 16 का, 17 का जो पेपर्स हुए हैं रेस्पेक्टिवली, उसमें सिर्फ एक सवाल आया है, क्वेश्चन नहीं है इसका। मेंस में पूछा जाए नहीं पूछा जाए, 90% चांस है नहीं पूछेगा रेवेन्यू को, लेकिन क्या पूछेगा? हम 10% भी स्कोप नहीं छोड़ेंगे। वी विल नॉट स्पेयर 10% स्कोप, हम 10% स्कोप भी नहीं छोड़ेंगे, हम 10% स्कोप भी नहीं छोड़ेंगे इन द केसेस ऑफ रेवेन्यू। चलिए रेवेन्यू पे आते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू को समझते हैं, रेवेन्यू क्या चीज है, रेवेन्यू क्या भला है। तो मैंने आपको जब टीपीए में पढ़ा था तो उस टाइम पे मैंने आपको टीपीए में, जब मैंने आपको टीपीए क्लास ली थी तो मैंने बोला था सर कुछ लैंड ऐसे होते हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जो म्यूनसिपालिटी के एरिया में नहीं आता, जो म्यूनसिपालिटी के एरिया में नहीं है, वो जिस जमीन से रेवेन्यू आता है, जिस जमीन से राजस्व आता है, वो लैंड रेवेन्यू को कवर करता है। ठीक है। आबादी लैंड पर, जो एक गांव की आबादी लैंड है, आबादी लैंड है, सेक्शन 3(1)(b), आबादी लैंड है, इवन आबादी लैंड पर भी लैंड रेवेन्यू नहीं लगता। लैंड रेवेन्यू लगता है, मान लीजिए गांव है, इसके बाहर की जो जितनी भी जमीन है ना, खेत वाली एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर रेवेन्यू लग रहा है सर। रेवेन्यू सिर्फ बाहर वाली जमीन पर एप्लीकेबल हो रहा है। रेवेन्यू का बहुत सिंपल फंडा समझ लीजिए। केसेस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या सवाल आया है 3 साल 4 साल में एक, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है सर।
देखिए जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसको हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्लोज निकाल लीजिए प्लीज, राजस्थान लैंड रेवेन्यू अपने साथ रखिए, राजस्थान लैंड रेवेन्यू अपने साथ रखिए, डेफिनेशन क्लोज में आइए। सबसे पहले सर नजूल लैंड, इसी को कहते हैं हम लोग आबादी लैंड, नजूल लैंड या आबादी लैंड। डेफिनेशन इंपोर्टेंट है, 3.3.1b नजूल लैंड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। जो म्यूनसिपालिटी या पंचायत या सर्कल या विलेज टाउन सिटी में जो भी जमीन आती है, जो भी लैंड होता है उसको आबादी लैंड कहते हैं, इस पर स्पेसिफिकली नहीं लागू होता। दूसरा चीज, सवाल और क्या बनेगा इससे, देखिए बहुत बड़ा एक्ट है, सब कुछ नहीं पढ़ना, लिमिटेड चीजें पढ़िए। कुछ चीजें ऐसी, कुछ प्योरली ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर और बोर्ड इसको देखता है। इनकी हायरार्की अगर आप समझेंगे तो कहीं पर इसको सेटलमेंट ऑफिसर भी कहा गया है, एसडीएम को। अब सब कुछ नहीं पढ़ना होता इसके अंदर। पहली बात तो ये कि लास्ट 4-5 साल के अगर पेपर देखोगे तो एक आधा क्वेश्चन है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। 10% चांस के लिए अब जो क्वेश्चन बताऊंगा उनको कीजिएगा, वो क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्ट। पहला सवाल लिखिए, मंडल बोर्ड की स्थापना व गठन, मंडल बोर्ड की स्थापना व गठन, डिस्कस एस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, डिस्कस एस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, इट इज सेक्शन 4। अगला लिखिए, व्हाट आर द पावर्स ऑफ बोर्ड, व्हाट आर द पावर्स ऑफ बोर्ड, मंडल की शक्तियां, इट इज सेक्शन 8, मंडल की शक्तियां, सेक्शन 8। सवाल जो एग्जाम में आया वो लिखिए, सवाल जो एग्जाम में आया 3 नंबर का वो सवाल लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल मैटर, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल मैटर, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल मैटर। न्यायिक मामले से क्या अभिप्राय है, न्यायिक मामले से क्या अभिप्राय है, न्यायिक मामले से क्या अभिप्राय है। सेक्शन 23 क्लोज 2 आरजेएस मींस में आया हुआ सवाल। होता क्या है जुडिशियल मैटर, नॉन जुडिशियल मैटर, ये समझिए। आपको कहीं देख के ये तो नहीं लग रहा है सर इसमें कोर्ट को कुछ पावर है, नहीं सर। इस पूरे एक्ट के अंदर, पूरे रेवेन्यू के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स को या फिर जिसको हम जुडिशियल कोर्ट्स कहते हैं उनको कोई पावर नहीं है। जुडिशियल मैटर, नॉन जुडिशियल मैटर क्या होते हैं इनको समझ लीजिए एक बार। 2 तरह के मैटर है सर इसमें, रेवेन्यू के एक्ट में, एक है जुडिशियल मैटर, एक है नॉन जुडिशियल मैटर। ये पूरा एक्ट पढ़ाने में मेरे को 3-4 घंटे लगेंगे बस, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर कि इस एक्ट से सवाल आएगा भी नहीं आएगा, दैट इज नॉट श्योर, बहुत श्योरिटी से हम नहीं कह सकते। जुडिशियल मैटर वो होते हैं सर जहां पर बोर्ड उनको गवर्न करता है, जहां पर बोर्ड उन मैटर्स को देखता है। बोर्ड का मतलब ये कि डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, डिवीजन कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब जुडिशियल मैटर को देखते हैं। नॉन जुडिशियल मैटर वो होते हैं सर जिनको स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जिनको राज्य सरकार निर्धारित करती है। डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ए प्रोसीडिंग्स इन विच रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर हैज टू डिटरमाइन राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज देयरटू एंड प्रोसीडिंग्स। मैं 23 का 2 पढ़ रहा हूं। अभिव्यक्ति न्याय के मामले से तात्पर्य है कि वो कार्रवाई जिसमें किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी को उस कार्रवाई में पक्षक को अधिकार और दायित्व का निर्धारण किया गया है, वे कार्रवाई आगे हैं तथा इसके साथ प्रथम सूची में, इसके अनुसार प्रथम सूची में उल्लिखित मामले, अपील, निगरानी सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब सवाल जुडिशियल मैटर से ही आ सकता है। अब लोगों को जिनको पता नहीं है तो जुडिशियल मैटर के अंदर वो क्या लिखेंगे, मैटर्स विच आर गवर्न बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उसमें ये पूछेंगे। हाई कोर्ट ये सवाल स्पेसिफिकली पूछता है क्योंकि ये एक जुडिशियल मैटर ऐसा है जिसमें कौन काम करते हैं, इसमें काम करता है बोर्ड, उसके जितने भी ऑफिसर्स हैं सारे ये लोग काम करते हैं इसके अंदर। और ये मैटर वो मैटर होते हैं जो कि शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं, शेड्यूल फर्स्ट में दिया हुआ है। अब शेड्यूल फर्स्ट जाके देखेंगे तो वहां तो उसने कुछ लिखा ही नहीं है। शेड्यूल फर्स्ट में तो ये सीधा लिखते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्ट है इसमें जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब फर्स्ट शेड्यूल में है। क्वेश्चन लिखिए किसके ऊपर, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर जुडिशियल मैटर अंडर राजस्थान लैंड रेवेन्यू, व्हाट आर जुडिशियल मैटर, व्हाट आर जुडिशियल मैटर अंडर राजस्थान लैंड रेवेन्यू। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में न्यायिक मामले क्या है, न्यायिक मामले क्या है। देखो जितनी भी चीजें इस राजस्थान लैंड रेवेन्यू में दी हुई है, जहां पर किसको पावर है,
बोर्ड को या फिर उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को पावर है, उसके अधीनस्थ अधिकारियों को पावर है। ये सारे के सारे मैटर हैं जुडिशियल मैटर। इसके अंदर क्या क्या मैटर आएंगे, तो इस एक्ट के अंदर मतलब आप समझ लीजिए कि 20 से 25 से भी ज्यादा जहां जहां पर भी कोई डिस्प्यूट सोल्व करने की बात की गई है, डिस्प्यूट विद रेस्पेक्ट टू रेवेन्यू, विद रेस्पेक्ट टू सेटलमेंट राइट, विद रेस्पेक्ट टू यूज ऑफ वाटर, विद रेस्पेक्ट टू लैंड ऑफ रिकॉर्ड्स। अब वो सब चीजें मैं एक एक करके 9-10 चीजें लिखवा देता हूं, अगर आएगा तो 3-4 नंबर का ये आएगा। इस एक्ट से सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। बट वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको सारे, मैं 10% स्कोप के लिए भी जगह नहीं छोड़ूंगा सर। अगर 10% भी स्कोप बनता है तो यही वो जगह होती है। राजस्थान लैंड रेवेन्यू कुछ ऐसे एक्ट हैं जहां पर आपको लीड मिलेगी अपर। बात समझना, देखिए जब आप राजस्थान लैंड रेवेन्यू हो गया, एक्साइज हो गया, कोर्ट फीस हो गया, जब आप इनको करके जाते हैं ना सर, तो एग्जामिनर को ये पता लगता है कि ये जो बच्चा है ये प्योरली राजस्थान का है। दूसरी बात, ये इस बच्चे ने उन एक्ट को भी थोरोली तैयार किया है जो बाकी लोग तैयार नहीं करके आए। तो बिल्कुल ये बात समझ के रखिए, ये जो एक्ट्स हैं इनको लाइटली मत लीजिएगा। अगर आप नंबर खींचना चाहते हैं, दूसरों से ज्यादा एडवांटेज लेना चाहते हैं, देन दोज एक्ट्स फॉर यू। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं आएगा, इजी सवाल पूछेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, क्लेम अंडर सेक्शन 88 क्लोज टू, क्लेम अंडर सेक्शन 88 क्लोज टू, क्लेम अंडर सेक्शन 88 क्लोज टू। दूसरा पॉइंट लिखिए, हिंदी में लिखिए, धारा 82(2) के अधीन दावे, धारा 82(2) के अधीन दावे, धारा 88(2) के अधीन दावे। सेकंड पॉइंट लिखिए, डिस्प्यूट विद रेस्पेक्ट टू राइट ऑफ ग्रेजिंग कैटल, राइट ऑफ ग्रेजिंग कैटल ऑन पॉस्चरेज लैंड, ऑन पॉस्चरेज लैंड, ऑन पॉस्चरेज लैंड। पशुओं के चारागाह के उपयोग में, पशुओं के चारागाह के, पशुओं के चारागाह के उपयोग में होने वाले विवाद, होने वाले विवाद, होने वाले विवाद, इसको हम लोग कहते हैं सिवाय चक्र भूमि। अब ये लोकल टर्मिनोलॉजी तो हम यूज करते हैं कोर्ट्स में, तो कहते हैं सिवाय चक्र भूमि। सिवाय चक्र का मतलब होता है कि सर ऐसी लैंड जो कि किसी गांव के बाहर खाली पड़ी है और वो पशुओं के लिए यूज आती है। होता क्या है सर, जैसे सपोज कीजिए एक गांव है, ठीक है ना, इस गांव के बाहर एक जमीन है जो कि बहुत बंजर सी है, खाली पड़ी है, ये है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जमीन है, लेकिन ये जो जमीन है इससे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये जमीन यहाँ गांव में जितने भी लोग रहते हैं ये अपने पशुओं को यहाँ पर चराने आते हैं, ग्रेजिंग लैंड के लिए आते हैं। यहाँ पर पोस्चर लैंड है एक तरह से, है ना। तो ये सेक्शन 93 है, ये सेक्शन 93 है। कौन सेक्शन है, सेक्शन 93 में के अंदर जो भी डिस्प्यूट सोल्व कर रहे हो वो सब भी जुडिशियल मैटर है। थर्ड पॉइंट लिखिए, जुडिशियल मैटर मतलब होता है सर वो सारे मामले जो ये लोग देख रहे हैं, अब चाहे सेटलमेंट हो, लैंड रिकॉर्ड्स हो, सर मर्जुल उल मौत हो, या फिर जो भी मैटर है इनके, जो भी आप इनके जो भी मैटर्स हैं आप इनको देख के समझ सकते हैं कि वाजिब उल अर्ज वाले हो, दस्तूर गनवाई वाले मैटर हो, मैं सब लिखवाऊंगा आपको लोगों को, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट ऑफ यूजेस, डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट ऑफ यूजेस अवर फॉरेस्ट ग्रोथ, डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट ऑफ यूजेस अवर फॉरेस्ट ग्रोथ। वनों के उपज, वनों के उपज, वनों के उपज के उपयोग से संबंधित विवाद, वनों के उपज के उपयोग से संबंधित विवाद, सेक्शन 94 है ये, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट सेक्शन 94 है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, सीमा विवाद में भू प्रबंधन, सीमा विवाद में भू प्रबंधन, सीमा विवाद में भू प्रबंधन। पांचों पॉइंट लिखिए, डिस्प्यूट एंट्रीज इन द राइट ऑफ रिकॉर्ड, इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट, इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट, डिस्प्यूट एंट्रीज इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, अधिकार अभिलेख में, अधिकार अभिलेख में विवाद, अधिकार अभिलेख में विवाद। पांचों पॉइंट लिखिए, पांचों छठा जो भी पॉइंट है आपका, डिस्प्यूट रिलेटेड टू क्लास और टेन्योर ऑफ टेनेंट, डिस्प्यूट रिलेटेड टू क्लास और टेन्योर ऑफ टेनेंट, काश्तकार के अवधि, काश्तकार के अवधि व वर्ग संबंधी विवाद, काश्तकार के अवधि व वर्ग संबंधी विवाद। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिस्प्यूट रिलेटेड टू, डिस्प्यूट रिलेटेड टू रेंट और रेवेन्यू पेबल, डिस्प्यूट रिलेटेड टू रेंट और रेवेन्यू पेबल, किराया व भू राजस्व देय में, किराया व भू राजस्व देय में संबंधित विवाद, भू राजस्व देय में संबंधित विवाद। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाजिब उल अर्ज,
डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाजिब उल अर्ज, वाजिब उल अर्ज, हिंदी में भी ये लिखते हैं इसको, वाजिब उल अर्ज, इसको दस्तूर गनवाई भी बोलते हैं, इसको दस्तूर गवाही बोलते हैं। अभी लिखाऊंगा इसका सवाल भी मैं, ठीक है ना, दस्तूर गवाही। डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाजिब उल अर्ज और दस्तूर गवाही, वाजिब उल अर्ज या दस्तूर गवाही से संबंधित विवाद, वाजिब उल अर्ज या दस्तूर गवाही से संबंधित विवाद। नेक्स्ट लिखिए, इंक्वायरी एंड असेसमेंट ऑफ लैंड, डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंक्वायरी एंड असेसमेंट ऑफ लैंड, भू राजस्व के जांच, भू राजस्व के जांच या निर्धारण से संबंधित विवाद, भू राजस्व के जांच या निर्धारण से संबंधित विवाद, निर्धारण से संबंधित विवाद। ठीक है, ये 9-10 पॉइंट है, डेट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा। लेकिन जितने भी हम लोग डिस्प्यूट सोल्व करेंगे, मतलब जितने भी पावर्स बोर्ड के पास में या उनके सबऑर्डिनेट के पास में, दीज ऑल मैटर्स आर जुडिशियल मैटर्स। अब आप शेड्यूल पढ़ेंगे, एक बार शेड्यूल निकालिए प्लीज, शेड्यूल 1, कैन यू लुक एट शेड्यूल 1, अनुसूची प्रथम निकालिए, अनुसूची प्रथम। इसमें एक लाइन लिख लिए, द अमेंडमेंट्स मेड बाय द फर्स्ट शेड्यूल हैव बीन कैरिड ओवर इन द प्रिंसिपल एक्ट, देयरफॉर दैट शेड्यूल हैज नॉट बीन प्रिंटेड हियर सेपरेटली। अब इन्होंने बहुत समझदारी से काम किया है, इन्होंने बोला कि सर हम दोबारा नहीं लिख रहे, अब ये फर्स्ट शेड्यूल जो है ना सर, ये फर्स्ट शेड्यूल जुडिशियल मैटर का है। ये कह रहे हैं कि सर जो भी है ना वो मुख्य अधिनियम में सम्मिलित कर लिया गया उसको। मुख्य अधिनियम मतलब ये जो मेन एक्ट है, ये जो मेन एक्ट है, पूरा एक्ट है, इसमें जितने भी जहां पर भी यूज कर रहे हैं वो ही सब फर्स्ट शेड्यूल है, उसको हम लोग दोबारा रिपीट करने के लिए नहीं लिख रहे। इन्होंने ऐसा करके इसको मेंशन कर दिया है। अगला सवाल लिखिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आएगा तो 6 नंबर में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है ना सर, लिखिए, what are the provisions as to, what are the provisions as to use of agricultural land, what are the provisions as to use of agricultural land, use of agricultural land for non agricultural purposes, for non agricultural purposes। कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग के लिए प्रावधान, कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग के लिए प्रावधान, दैट इज सेक्शन 90A, सेक्शन 90A आएगा सर इसमें। ठीक है ना सर, इट वुड बी मोर देन इंपॉर्टेंट फॉर यू। 90A को समरी फॉर्म में याद कीजिएगा, समरी फॉर्म में याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल प्रोविजन है, बहुत यूज होता है राजस्थान में, और लैंड रेवेन्यू में 90 का एप्लीकेशन लगता है कलेक्टर को, ये जिसमें जमीन कन्वर्ट होती है एग्रीकल्चर लैंड से नॉन एग्रीकल्चर लैंड में, मतलब अगर कहीं पे भी एग्रीकल्चर लैंड है तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट होती है। कृषि भूमि गैर कृषि कार्यों के लिए प्रवृत्त होती है इसके अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला सवाल लिखिए, where there is no appeal, where there is no appeal under land revenue, where there is no appeal under land revenue, भू राजस्व के किन मामलों की अपील नहीं होगी, भू राजस्व के किन मामलों की अपील नहीं होगी, भू राजस्व के किन मामलों की अपील नहीं होगी। सेक्शन 77, सेक्शन 77 बहुत छोटा सा प्रोविजन है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में पूछा सकता है। अगला सवाल लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय खेवत एंड खटोनी, what do you mean by खेवत and खटोनी, what do you mean by खेवत खतोनी, what do you mean by खेवत and खटोनी। खेवत जो है ये दिया हुआ है 114 ए में, ये दिया हुआ है 114 बी में, 114 बी में दिया हुआ है। एक और सवाल है यहां से जो बनता है, पर्टिकुलर्स ऑफ खतोनी, खतोनी की अंतर वस्तुएं, खतोनी की अंतर वस्तुएं, सेक्शन 121, सेक्शन 121। खेवत क्या होता है सर, खेवत वो होता है जिसके नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है, खतोनी वो होता है सर जो उस जमीन पर फसल उगा रहा है। हो सकता है ना सर आपकी जमीन, आपके घर, आपके कोई पैतृक, आपके कोई पैतृक कोई जमीन हो आपकी, ठीक है ना सर, आपके एंसेस्टर के पास में जमीन है, आपको भी, आपके पापा या फोर फादर्स को भी वो जमीन मिली है। अब वो जमीन के ऊपर जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी किसान है, हो सकता है कि वो जमीन पर किसी और से खेती करवा रहे हो,
हेवत वो आदमी जिसका नाम है, एक बार 114 ए पढ़िए प्लीज, जल्दी से आइए। रजिस्टर ऑफ ऑल ई स्टेट होल्डर्स इन द एरिया अंडर सर्वे, अर्थात सर्वेक्षण अभिलेख कार्य के अधीन, अभिलेख के अधीन प्रत्येक भू संपत्तिधारी और सहभागीदारों की, जितने भी लोग होते हैं सर, वो खतौनी के अंदर वो होते हैं जो लोग कल्टीवेट करते हैं या अदरवाइज होल्ड करते हैं। कल्टीवेट करते हैं मतलब वो व्यक्ति जो कि कास्ट करते हैं, कास्ट करने वाले, भूमि में कास्ट करने वाले, जो एक्चुअल में खेती कर रहे हैं वो लोग। पर्टिकुलर्स ऑफ खतौनी में अगर आप देखेंगे 121 में, तो उसमें दिया हुआ 121 अगर आप पढ़ेंगे, पर्टिकुलर्स क्या क्या होते हैं सर? पर्टिकुलर्स वो होते हैं जो कि डिटरमाइन किए हुए हैं राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अंदर, काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत, या फिर जो अमाउंट प्रीमियम पे करते हैं खाद्य राइट्स के अंदर। ठीक है सर, ये पूरा लिस्ट है इसके अंदर। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ पढ़िए, लेकिन फिर भी ठीक है सर, इनको एक बार थोड़ा थोड़ा देख के जाइएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना सर, इतने बड़े एक्ट में जहां पर बहुत ज्यादा सवाल भी नहीं पूछे गए हैं भविष्य में, मतलब ऐसा कि मतलब भविष्य का सॉरी पास्ट में बहुत ज्यादा सवाल भी नहीं पूछे गए, पहले बहुत सारे सवाल भी नहीं आए इन एक्ट से, लेकिन वकालत का जो मेरे को अनुभव है, मैं उसके अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है एज द लिटिगेशन, और इस एक्ट को जितना मैंने समझा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि इसमें ये सवाल बनने का चांसेस है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन? व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन? नामांतरण से क्या अभिप्राय है? नामांतरण से क्या अभिप्राय है? सेक्शन 133, सेक्शन 133 नामांतरण मतलब ये होता है सर कि अगर कोई भी परिवार में एक्सपायर हुआ या फिर कोई भी प्रॉपर्टी में शेयर आपका डिवाइड हुआ, तो 3 महीने के अंदर आपको जाके बताना होगा। ठीक है, इसमें 133 में आप देखेंगे तो वहां पर आपको स्पेसिफिकली प्रोविजन मिल जाएगा, रिपोर्ट ऑफ सक्सेशन एंड ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, ये इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। 133 की एप्लीकेशन लगती है कोर्ट के अंदर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट में, तहसीलदार की कोर्ट में इसका एक एप्लीकेशन लगती है जिसमें आपका नाम इसमें आपको चढ़ाना होता है, उसको म्यूटेशन कहते हैं, नामांतरण कहते हैं। अगला सवाल लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय चाही होल्डिंग्स? व्हाट डू यू मीन बाय चाही होल्डिंग्स? चाही जोत से क्या अभिप्राय है? चाही जोत से क्या अभिप्राय है? 163, चाही जोत से क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाजिब उल अर्ज और दस्तूर, दस्तूर गवाही? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाजिब उल अर्ज एंड दस्तूर गवाही? वाजिब उल अर्ज और दस्तूर गवाही से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? आगे लिखिए, इज देयर एनी प्रेजम्पशन टू इट? इज देयर एनी प्रेजम्पशन टू इट? इज देयर एनी प्रेजम्पशन टू इट? क्या इसके संबंध में कुछ उपधारणा है? क्या इसके संबंध में कुछ उपधारणा है? वाजिब उल अर्ज क्या होता है? वाजिब उल अर्ज क्या होता है सर, कि जितने भी राइट्स होते थे, जितने भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते थे, सबको एक रजिस्टर में नोट किया जाता था, और उसको हम मानते थे कि हाँ भाई, ये जो राइट्स हम जो नोट कर रहे हैं, ये जितने भी राइट्स हम नोट कर रहे हैं, ये जो अधिकार हम जो लिख रहे हैं, वो अधिकार आपके भविष्य में काम आएंगे। जैसे आप इसमें पढ़िए, जो भी कस्टम से गांव के अंदर या जो भी राइट्स है रेजिडेंट के, पढ़िए एक बार 173 में सेकंड पॉइंट देखिए इसका, सेकंड क्लोज, सेकंड क्लोज में आपको ABC देखिए कि जो भी सेसेस है जो पेबल होते हैं गांव के अंदर, जो कस्टम है गांव के, जो भी राइट्स ऑफ पर्सन हैं जो भी वहां रहते हैं, राइट ऑफ इरिगेशन क्या होता था उन लोगों का, राइट ऑफ वे कैसे होता था। अब सर 20-30 साल पहले किसी गाँव में सिंचाई कैसे होती थी, खेती कैसे होती थी, उसका पानी कैसा आता था, अब इन सबको एक रिकॉर्ड ऑफ राइट में मेंटेन करके रखते थे, इसको कहते थे वाजिब उल अर्ज, दस्तूर गवाही। उसमें आप लोग देखते थे किस गांव में पहले खेती कैसे होती थी 50 साल पहले, फिर 20 साल पहले कैसे होती थी, आज कैसे होती है, तो आप एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है सर, इसमें राइट कैसा है, कस्टम कैसा है, गांव में क्या कस्टम है, किस त्योहार को कब मनाया जाता है, ये सब चीजें उसमें मेंटेन होती है, हर एक माइन्यूट डिटेल मेंटेन होती है उसके अंदर, कि गांव का माहौल कैसा है, लड़ाई झगड़े तो नहीं होते, हर चीज उसमें, इसको हम लोग ये बोलते हैं सर वाजिब उल अर्ज। सेक्शन 173 है इसका, और इसका प्रेजम्पशन देख लीजिए, प्रेजम्पशन ये बोलता है, 174 पढ़िए एक बार, 174 में इसकी उपधारणा दी हुई है कि जो वाजिब उल अर्ज के अंदर जो लिखा है वो ट्रू माना जाएगा अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज ट्रू। ठीक है ना, शेल भी यहाँ शेल प्रेजम्पशन है, यहाँ पर शेल प्रेजम्पशन यूज हुआ है वाजिब उल अर्ज के अंदर। ठीक है सर, दैट इज ऑल फॉर द रेवेन्यू, इतना पार्ट है। पीछे वाला जो लैंड रिकॉर्ड का पार्ट आता है, सेटलमेंट ऑफिसर का पार्ट आता है, वो बहुत पार्ट जो है हमारे उसके हमारे काम, मतलब ऐसा है कि रेवेन्यू कोर्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है, इधर यूज नहीं होता इतना। सवाल आएगा तो इसी में से आएगा जितने आपको लिखवा दिए। नाउ कम टू NI।
देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले सिर्फ चैप्टर 17 तक आता था, अब चैप्टर 17 नहीं है, अब पूरा आपको एनआई पढ़ना पड़ेगा। पूरा एनआई तो सर कैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि आप पूरा एनआई गिर जाएंगे या फिर आप फुल एनआई को पढ़ेंगे? तो सर इसके लिए कुछ सवाल है, ठीक है। चैप्टर 17 के क्वेश्चंस तो मैं अलग से लिखाऊंगा, इसमें कुछ केस क्लोज भी लिखाऊंगा, लेकिन पहले आप एनआई के अंदर कुछ केसेस देख लीजिए। एनआई में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो सवाल लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? पराक्रम में लिखत से क्या अभिप्राय है? प्रक्राम में लिखत से प्रक्राम में लिखित से क्या अभिप्राय है? इसमें सेक्शन 13 आएगा, ठीक है। सेक्शन 13 में डेफिनेशन दी हुई है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक रफली बेयर प्रोविजन है कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, ठीक है सर। अब डेफिनेशन क्लोज में आएंगे सर। डेफिनेशन क्लोज से पक्का 3 नंबर का सवाल आएगा अगर इन लोगों ने एनआई पूरा पूछा तो। अगर यही पुराने सवाल पूछ रहे हैं, पुराने पैटर्न पूछ रहे हैं, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर इन लोगों ने ऐड किया है फुल एनआई, अगर उन्होंने फुल एनआई लिखा है, पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एट लिखा है, तो यहाँ से 3 नंबर का कुछ ना कुछ सवाल उठेगा जो हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आएगी बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ से पक्के सवाल आएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें लिखिए विनिमय पत्र, विनिमय पत्र सेक्शन 5। दूसरी डेफिनेशन देखिए प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4। वचन पत्र, वचन पत्र धारा 4। चेक, चेक सेक्शन 6, सेक्शन 6। चेक के अंदर ट्रंकेटेड चेक, ट्रंकेटेड चेक, छंटित चेक, इसको बोलते छंटित, छंटित चेक, ट्रंकेटेड चेक, इसी में है 6 में ही है, सेक्शन 6 के अंदर ही आएगा, ठीक है। एक है होल्डर, धारक सेक्शन 8। होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 9, सेक्शन 9। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स को हम कहते हैं सम्यक अनुक्रम धारक, सम्यक अनुक्रम धारक सेक्शन 9। सेक्शन 10 सम्यक अनुक्रम में संदाय, सम्यक अनुक्रम में संदाय सेक्शन 10। सम्यक अनुक्रम में संदाय सेक्शन 10। सम्यक अनुक्रम में संदाय सेक्शन 10। सेक्शन 16, सेक्शन 16 एंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, इन फुल, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक और फुल। निरंक प्रष्टांकन, पूर्ण प्रष्टांकन, निरंक प्रष्टांकन, पूर्ण प्रष्टांकन, पूर्ण प्रष्टांकन। क्वेश्चन लिखिए प्लीज, क्वेश्चन लिखिए प्लीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक? वचन पत्र, विनिमय पत्र व चेक के मध्य अंतर, वचन पत्र, विनिमय पत्र व चेक के मध्य अंतर, व चेक के मध्य अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज। व्हाट डू यू मीन बाय नोटिंग एंड प्रोटेस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय नोटिंग एंड प्रोटेस्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय नोटिंग एंड प्रोटेस्ट? नोटिंग एंड प्रोटेस्ट सेक्शन 99, सेक्शन 100। हिंदी में लिखिए टिप्पण व प्रसाक्ष्य से क्या तात्पर्य है? टिप्पण व प्रसाक्ष्य से क्या तात्पर्य है? प्रसाक्ष्य से क्या तात्पर्य है, ठीक है। और ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट के साथ में देयर इज वन मोर सेक्शन, सेक्शन 119। लिखिए व्हाट आर द प्रिजम्पशंस ऑन प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट? व्हाट आर द प्रिजम्पशंस ऑन प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट? प्रसाक्ष्य होने पर क्या उपधारणा है? प्रसाक्ष्य होने पर क्या उपधारणा है? दोनों में क्या होता है प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो नोटिंग में तो सिंपली नोट कर देते हैं कि हाँ ये चेक बाउंस हुआ है,
प्रोटेस्ट के अंदर क्या होता है सर, एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि हाँ सर चेक वाकई में बाउंस किया गया है, तो एक सर्टिफिकेट इशू होता है, उसको प्रोटेस्ट हम लोग कहते हैं। सेक्शन 100 के अंदर इसके साथ प्रिजम्पशंस लगती है, ठीक है सर। फायदा सिर्फ इसका ये होता है कि कोर्ट में प्रूविंग करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रोटेस्ट अगर कोई चीज होती है तो उसके साथ मतलब क्या होता है कि उसके साथ कोर्ट ये समझ जाते हैं कि हाँ सर वाकई में चेक डिफॉल्ट हुआ है, बाउंस हुआ है, ठीक है सर। अगला सवाल लिखिए, What are the presumptions as to the NI? What are the presumptions as to NI? पर क्रम में लिखत के बारे में उपधारणा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। अगर मैं चैप्टर 17 के बाहर की बात कर रहा हूं तो प्रक्रम में लिखत के बारे में उपधारणा। What is the presumptions as to NI? सेक्शन 118, सेक्शन 118 आएगा सर, इसके अंदर सेक्शन 118 आएगा। इसके जो प्रिजम्पशंस हैं, इसके प्रिजम्पशंस का विशेष ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगला सवाल लिखिए, what is presumption as to foreign law? What is presumption as to foreign law? विदेशी विधि के बारे में उपधारणा के बारे में बताइए। विदेशी विधि के बारे में उपधारणा, विदेशी विधि के बारे में उपधारणा 137 137 विदेशी विधि के बारे में उपधारणा। अब मैं बात करता हूं चैप्टर 17 की। रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए इसमें, 17 में बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले मैं उन केसेस की बात करता हूं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए एग्जाम के अंदर। सबसे पहले मैं उनको कवर करता हूं, फिर मैं बाकी प्रोविजंस पे आऊंगा। देखिए, देयर इज ए प्रोविजन इंटरिम कॉम्पनसेशन, अंतरिम प्रतिकर, इंटरिम कॉम्पनसेशन। दो चीजें इससे बात करती है। अगर ड्यूरिंग ट्रायल अगर आपको चाहिए, अगर विचारण के दौरान चाहिए तो सेक्शन 143A, और अगर अपील में चाहिए आपको इंटरिम कॉम्पनसेशन तो सेक्शन 148 इसके बारे में बात करता है। ड्यूरिंग ट्रायल चाहिए, अगर विचारण के दौरान चाहिए 143 से, अपील में चाहिए ये। देयर इज वन केस जो इसमें आया, देयर इज ए लैंडमार्क जजमेंट। मतलब ऐसे तो बहुत सारे केसेस आए, बट आई ऑलवेज वांट टू डिस्कस लैंडमार्क जजमेंट्स ओनली ना। तो लैंडमार्क जजमेंट से क्या होता है कि हमें बहुत आइडिया मिलता है। केस का नाम लिखिए, एसएस देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी। एसएस देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी 2019 सुप्रीम कोर्ट। एसएस देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी, देशवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी 2019। इसमें लिखिए, सेक्शन 143A, सेक्शन 143A is prospective in nature, whereas section 148A, whereas section 148 is retrospective in nature, रिसेंटली जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जिसने पूरा खत्म कर दिया। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी ये प्रोविजंस है ना सर, हम कितना ही ये कहते हैं इंटरिम कॉम्पनसेशन के लिए, हम कितना ही बोलते हैं, ऐसा है सर। देयर इज वन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली। सुप्रीम कोर्ट के उस केस ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट के उस केस ने बोला, किसका नाम लिखिए पहले मैं आपको बताता हूँ। किसका नाम है, राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, 2024 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, दिस इज 2024 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। क्या बोला, इंटरिम कॉम्पनसेशन in check dishonor is not mandatory. Interim compensation in check dishonor is not mandatory. Interim compensation in check dishonor is not mandatory. चेकों के अनादरत हो जाने पर अंतरिम प्रतिकर आज्ञापक नहीं होगा। सपोज कोर्ट अगर देना चाहे कॉम्पनसेशन तो दे,
कोर्ट अगर कंपनसेशन देना चाहे तो दे, कोर्ट की इच्छा है, मतलब अब ये डिस्क्रिप्शन हो गया है, अभी डिस्क्रिप्शन हो गया। पहले तो क्या था 20% आपको देना पड़ेगा, लेकिन अब ये हो गया डिस्क्रिप्शन। सवाल आ सकता है इसके ऊपर, वेदर इट इज मैंडेटरी टू गिव, तो इसमें केस लिखना पड़ेगा आपको ये वाला, ठीक है ना। राकेश रंजन श्रीवास्तव, स्टेट ऑफ झारखंड, बिल्कुल इस केस को याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एनआई के ऊपर। अभी ये केस बहुत चल रहा है, ठीक है, लोकल प्रैक्टिस में भी ये केस बहुत चल रहा है, क्योंकि इसमें साफ बोल दिया कोर्ट ने, तो कॉम्पनसेशन इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन लिखिए, अगले सवाल लिखिए प्लीज। What are the liabilities? What are the liability of person? What are the liability of person in case of dishonor? What are the liability of person in case of dishonor? In case of dishonor of check issued by company, of check issued by company, of check issued by company, कंपनी द्वारा जारी किए गए, कंपनी द्वारा जारी किए गए चेकों में, कंपनी द्वारा जारी किए गए चेकों में व्यक्ति का दायित्व, कंपनी द्वारा जारी किए गए चेकों में व्यक्ति का दायित्व, व्यक्ति का दायित्व, व्यक्ति का दायित्व। सेक्शन 141 इसमें आपको लिखना पड़ेगा, सेक्शन 141 आपको इसमें लिखना पड़ेगा। सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द प्रिजम्पशंस अंडर सेक्शन 139? व्हाट आर द प्रिजम्पशंस अंडर सेक्शन 139? धारा 139 में, धारा 139 में, धारा 139 में उपधारणा के बारे में बताइए, धारा 140 में उपधारणा के बारे में बताइए। नेक्स्ट लिखिए, कॉग्निजेंस अंडर द ऑफेंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कॉग्निजेंस अंडर द ऑफेंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, परक्राम में, परक्राम में, लिखत में, परक्राम में, लिखत में, परक्राम में, लिखत में संज्ञान के बारे में बताइए, संज्ञान के बारे में बताइए। That is 142, that is 142, that is 142, that is 142 और लास्ट सेक्शन 138, लास्ट सेक्शन 138, लास्ट सेक्शन 138। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्लीज लाइटली मत लीजिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है, तो पूछा जा रहा है काफी टाइम से, तो एनआई को प्लीज लाइटली मत लीजिएगा, एनआई को अच्छे से कवर अप कीजिएगा। नाउ कम टू एक्सरसाइज, डेफिनेशन क्लोज आएगी, बस सिर्फ डेफिनेशन क्लोज करके चले जाना, उसके बाहर मत जाना, सिर्फ डेफिनेशन क्लोज ये आपसे पूछेगा। 3 नंबर में डेफिनेशन क्लोज आएगी और उसके अलावा नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। रीजन बीइंग, क्रिमिनल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी, और सब्जेक्ट्स देखिए क्रिमिनल में पहले बहुत सब्जेक्ट्स थे, पहले क्रिमिनल में अगर आप देखो 10 सब्जेक्ट्स थे, तो आप क्रिमिनल के जितने सब्जेक्ट्स आप देखेंगे तो क्रिमिनल में एक्साइज इन्होंने ऐसे जोड़ दिया है, क्योंकि एक्साइज की कोर्ट होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आप बैठते हैं, लेकिन याद रखिए एक्साइज के सिर्फ डेफिनेशन क्लोज करने की है, और डेफिनेशन क्लोज में भी कौन से प्रोविजंस करने के हैं, पहला डेफिनेशन क्लोज में भी कौन कौन से लिखने की, प्लीज ब्रैकेट में अंडरलाइन कर लीजिए, प्लीज ब्रैकेट में अंडरलाइन कर लीजिए। एक्साइज में से नहीं भी आए सवाल, कोई नक्की नहीं है सर, कोई फिक्स नहीं है सवाल आए भी या नहीं भी आए, लेकिन प्लीज इसका डेफिनेशन क्लोज प्लीज अच्छे से करके जाइएगा, डेफिनेशन क्लोज पूछा जाता है। और देखिए अगर आप आरजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ 80 नंबर का स्कोप बनता है, 20 ऑड राइटिंग रिविजन राइटिंग लेके जाता है, तो 80 नंबर में से लो के हर पोर्शन को पिक करना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कुछ सवाल और कुछ प्रोविजंस नहीं पिक किए जाएं, ऐसा होता है आरजेएस के अंदर। देखिए प्रीलिम्स में हर सब्जेक्ट से सवाल उठाएंगे और नहीं भी पूछे, लेकिन मेंस में तो जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है हर एक को उठाया जाए। रेवेन्यू एक्साइज जरूरी नहीं है पूछे, लेकिन जहां पूछेगा हमको उसको करने का है। पहला लिख देखिए सेक्शन 3 क्लोज 3 डी नर्चर्ड विकृतिकृत, लिखते चलिए प्लीज 3 क्लोज 3 डी नर्चर्ड विकृतिकृत, विकृतिकृत। अगला लिखिए प्लीज एक्सेसिबल आर्टिकल, एक्सेसिबल आर्टिकल आबकारी योग्य वस्तु, आबकारी योग्य वस्तु, एक्सेसिबल आर्टिकल। 3 क्लोज 4, 3 क्लोज 4 एक्सेसिबल आर्टिकल आबकारी योग्य वस्तु। अगला लिखिए लिकर शराब 315, लिकर शराब 315। नेक्स्ट लिखिए विनिर्माण मैन्युफैक्चर, विनिर्माण मैन्युफैक्चर 3 क्लोज 17, 3 क्लोज 17। नेक्स्ट लिखिए प्लीज पचवई, पचवई 3 क्लोज 18, पचवई 3 क्लोज 18, 3 क्लोज 18। एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए, where the provisions of Rajasthan Excise Act, where the provisions of Rajasthan Excise Act would not applicable, where
द प्रोविजंस ऑफ राजस्थान एक्साइज एक्ट वुड नॉट एप्लीकेबल। कहाँ? राजस्थान आबकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कहाँ? राजस्थान आबकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कहाँ? राजस्थान आबकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। सेक्शन 71 में एक लिस्ट दी हुई है सर, वहां पर ये प्रोविजंस नहीं लागू होते। जो बच्चे एपीओ में जुड़े हुए हैं, एक्साइज एक्ट के ऊपर बहुत एम्फेसिस किया था, मैंने आपको इसके प्रैक्टिकल सवाल बताए थे कि हरियाणा से आप शराब का ट्रक लेके आते हो, यू एंटर्ड इनटू गुजरात, लेकिन बांसवाड़ा में आपका या डूंगरपुर में आपका, उदयपुर में आपका ट्रक पकड़ लेते हैं, तो फिर बताओ कौन कौन से केसेस बनेंगे, क्या क्या ऑफेंसेस बनेंगे। सर सब्जेक्ट को तबेटेज नहीं है, तो प्लीज अपनी एनर्जी को बचा के रखिए, जितना आपको बोला उतना आप कर दीजिए। That would be more than sufficient in those act, more than sufficient in those act। बाकी भी एक्ट भी हैं सर जिनसे सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है सर, इसमें 71 आएगा, 71 लिखिए। अगला लिखिए, what things are liable to confiscate, what things are liable to confiscate under राजस्थान एक्साइज एक्ट, what things are liable to confiscate under राजस्थान एक्साइज एक्ट। वे वस्तुएं जो राजस्थान आबकारी अधिनियम में, वे वस्तुएं जो राजस्थान आबकारी अधिनियम में अधिहरण के दायित्वाधीन है, अधिहरण के दायित्वाधीन है, अधिहरण के दायित्वाधीन है। दैट इज सेक्शन 69। देयर इज वन प्रोविजन ठीक है सर, इतना ही आएगा इसमें बस। ठीक है सर, बाकी बहुत टू मच प्रोसीजरल एक्ट है, इतना नहीं पूछता राजस्थान में, इतना राजस्थान हाईकोर्ट नहीं पूछेगा। जितना बताया उतना कीजिए प्लीज, जितना बताया उतना कीजिए। देखिए लोगों को लगता होगा सर क्या बात करते हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल याद रखिए, एपीओबी एक रिसेंटली निकला है, वो एक अलग अथॉरिटी मानता हूं मैं, लेकिन उसमें भी पहले कभी पेपर नहीं हुए थे, उसमें भी मैंने बताया था सर ये प्रोविजन आएंगे, और वो प्रोविजन आए हैं। हाँ, मेरी आदत वो नहीं है कि देखो जो बोला था वो आया, इस टाइप के मैं बहुत ज्यादा वो हवाबाजी नहीं करता। लेकिन आपको अगर यकीन ना आए तो हमारे पुराने बच्चे जितने भी, उनसे पूछ लीजिए, या फिर हमने कुछ पेपर्स डाले थे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप उससे पेपर निकाल लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस क्लास में डिस्कस हुए हैं। तो प्लीज अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ उतना कर लीजिए। ये एक्ट से सवाल पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा ना, कोई नक्की नहीं है, बट डेफिनेशन क्लोजेस देख के जाइएगा, 4-5 डेफिनेशन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए।